हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के तीसरा चैप्टर का पहला वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सदिश। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला सदिश, उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे मोशन के बारे में, रेस्ट एंड मोशन और इससे रिलेटेड टर्म। ये मैकेनिक्स के काइनेमेटिक्स का पार्ट है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज सदिश। कि सदिश क्या होता है। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जो था, भौतिक राशि को डायरेक्शन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि और सदिश राशि। जो अदिश राशियां हैं वो डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता। इस अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? तो मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की। मतलब वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वैसे भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि के जो एग्जाम्पल है वो कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं। द्रव्यमान, समय, चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सभी जो भौतिक राशियां हैं ये सब क्या है? तो ये सब अदिश राशियां। द्रव्यमान, समय, ये सब को व्यक्त करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। डायरेक्शन सेंस मतलब दिशा का कोई आवश्यकता नहीं होता। इसे हम लोग नॉर्मली अदिश योगफल मतलब सिंपल अलजेब्रा के द्वारा जोड़ सकते हैं। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग नॉर्मली जो संकेत का प्रयोग करते हैं वो अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं। जैसे द्रव्यमान को व्यक्त करना है तो मास के लिए फर्स्ट टर्म आता है एम, तो इसको हम लोग नोट कर दिया किसे? एम से। समय के लिए किस नोटेशन का यूज किया जाता है? टाइम का। कार्य के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं किसका? डब्ल्यू का। तो ये है अदिश राशि को व्यक्त करने का तरीका। और अदिश राशि क्या है? तो वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जिसे केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। और ऐसे भौतिक राशि को हम लोग सिंपल अलजेब्रा मतलब जो बीज गणित है, गणित में जो पढ़े हैं उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जो संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं, वो सिंपली हम लोग अलजेब्रा के वाला लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये सदिश राशि क्या है? हम लोग को ये सदिश राशि को ही डिटेल में पढ़ना है। तो सदिश राशि क्या है? तो वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे राशियां क्या कहलाते हैं? सदिश राशियां। और ये राशियां जो होते हैं इसे हम लोग सिंपल अलजेब्रा, साधारण बीजगणित के द्वारा नहीं जोड़ सकते। और इसके लिए हम लोग नए मैथमेटिक्स के पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। बात समझ में आ रहा है? और सदिश राशियों को जोड़ने के लिए सिंपल अलजेब्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सदिश राशि क्या है? समझ में आया? वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और जो सदिश के नियमों का पालन करता है, जो सदिश के नियमों का
पालन करता है उसे हम लोग क्या कहाँ रखेंगे, सदिश राशि में रखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो उसमें से विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें डायरेक्शन सेंस की आवश्यकता होती है। उसके बाद वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब जो भौतिक राशियां हैं, ये सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें डायरेक्शन सेंस की आवश्यकता होती है, मतलब दिशा का ज्ञान होना जरूरी होता है। और ये सभी भौतिक राशियों को हम लोग साधारण बीज गणित द्वारा नहीं जोड़ सकते या नहीं घटा सकते या गुणा भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग से बीज गणित आया जिसको हम लोग कहते हैं सदिश अलजेब्रा, मतलब वेक्टर अलजेब्रा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये था सदिश राशि। अब सदिश राशि को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? तो सदिश राशि को व्यक्त करने के हम लोग दो तरीके पढ़ते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड। क्या? एक ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय विधि जो है, ग्राफीय विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसमें सदिश को व्यक्त करने के लिए एक लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं, और इस लाइन के जो सामने वाला पार्ट होता है उसमें एरो लगा दिया जाता है, मतलब तीर के द्वारा। कोई भी भौतिक राशि को जो सदिश राशि है उसको ग्राफीय विधि में हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? तीर के द्वारा। और इस तीर की जो लंबाई होती है वो उस सदिश का परिमाण को बताता है। ये तीर की जो लंबाई है वो उस सदिश जिसे हम इसके द्वारा व्यक्त करेंगे उसका परिमाण बताएगा। और इसका जो एरो का डायरेक्शन है, मतलब तीर की दिशा है, वो किस डायरेक्शन में हम उस वेक्टर को लगा रहे हैं उसका सेंस बताएगा। हम लोग सदिश को ग्राफीय विधि में कैसे व्यक्त करते हैं, तो एक तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। और इस तीर का जो लंबाई होता है, इस लाइन का जो लंबाई होता है वो क्या व्यक्त करता है, तो उस सदिश का परिमाण को व्यक्त करता है। और इसका जो डायरेक्शन है, तीर का जो दिशा है, वो उस सदिश को किस दिशा में लगाया गया है उसे व्यक्त करता है। बात समझ में आया? और इसका जो तीर वाला सिरा है उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष, हेड। और ये वाला पार्ट, प्रारंभिक बिंदु जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टेल। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ग्राफीय विधि में हम लोग सदिश को कैसे व्यक्त करेंगे, तो तीर के द्वारा व्यक्त करेंगे। और तीर की लंबाई क्या बताएगा, उस सदिश के परिमाण को, उस सदिश के परिमाण को। और तीर की दिशा क्या बताएगा, तो उस सदिश को किस डायरेक्शन में लगा गया है उसके डायरेक्शन को बताएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता है? तो यह था ग्राफीय विधि, किसको व्यक्त करने का, किसी सदिश को व्यक्त करने का। हम लोग दूसरा मेथड जो सदिश को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं वो है संकेत के द्वारा, संकेतिक विधि, मतलब नोटेशन। हम लोग इसके लिए कैसे सिंबल का यूज करेंगे, सिंबॉलिकल मेथड। सिंबॉलिकल मेथड करने का मतलब सांकेतिक विधि। हम लोग सदिश को संकेत के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। ग्राफ के द्वारा मैं बताया कि कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसका ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया। तो जो अंतिम बिंदु है वहां पर तीर लगा देते हैं, और तीर की लंबाई क्या बताता है, उस सदिश के परिमाण को, और तीर की दिशा बताता है कि वो उसे किस दिशा में लगाया गया। सिंबॉलिकल मेथड जो है, सांकेतिक विधि जो है, सांकेतिक विधि में हम लोग किसी सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं, तो सांकेतिक विधि में सदिश को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब अंग्रेजी के जो वर्णमाला के लेटर है, ये बी, वैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। और उस पर हम लोग क्या लगा देते हैं, तो तीर लगा देते हैं, एरो हेड, वेक्टर, ऐसे बी सी। या तो जैसे फोर्स है, तो फोर्स, यदि यह वेक्टर कैसा है, फोर्स है, तो फोर्स का फर्स्ट लेटर एफ है, तो एफ पर क्या लगा देंगे, ई। या तो इसी को हम लोग संकेत के द्वारा व्यक्त करना है, तो इसी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, मतलब हम लोग ए से कहा जा रहे हैं, बी की। तो ये है सिंबॉलिकल मेथड टू रिप्रेजेंट या वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी को संकेत के द्वारा हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो एक अल्फाबेट लेंगे, प्रॉपर अल्फाबेट लेंगे और उस अल्फाबेट पर क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस वेक्टर क्वांटिटी को। जैसे और है संवेग, संवेग का संकेत होता है p, तो इस पर क्या लगा देंगे, p। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का संकेत क्या लेते हैं, v, और इस पर लगा देंगे क्या, तीर। तो ये बताएगा उस सदिश को। बात समझ में आ रहा है, कैसे व्यक्त करना है, समझ में आया। अब इस सदिश का जो परिमाण होता है, सदिश के परिमाण को ये बताएगा क्या, वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग मोड के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे ए का मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ए। बी का मैग्नीट्यूड को लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, मॉड बी। ए बी का मैग्नीट्यूड को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ए बी। इस लाइन को क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं। और ये व्यक्त करता है उस सदिश के परिमाण को। सदिश के परिमाण मतलब सदिश के मैग्नीट्यूड को। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया मॉड ए, मॉड बी। कैसे पढ़ेंगे, समझ में आ गया। और ये क्या व्यक्त करेगा, उस सदिश के परिमाण को। इसको सिंपली हम लोग ए से भी व्यक्त कर देते हैं। मॉड बी को हम लोग कैसे व्यक्त कर देते हैं, बी से भी व्यक्त कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया सदिश का सिंबॉलिकल मेथड टू रिप्रेजेंट करने का। ये सदिश का क्या है, सिंबॉलिकल तरीका है। और मॉड मतलब परिमाण बताएगा, उसका लंबाई को केवल बताएगा, डायरेक्शन को नहीं बताएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था क्या, सदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आगे हम लोग पढ़ेंगे सदिश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, सदिश के प्रकार। तो मुख्यतः हम लोग सदिश के दो प्रकार पढ़ते हैं, सदिश राशि के प्रकार। इसमें हम लोग दो पढ़ते हैं। पहला होता है ध्रुवीय सदिश। क्या होता है, ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश क्या है, तो ध्रुवीय सदिश, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर। और दूसरा होता है अक्षीय सदिश। क्या होता है, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। यह ध्रुवीय सदिश क्या है, तो ध्रुवीय सदिश जो होते हैं वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता हो। वैसे भौतिक राशि जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो, पता हो, तो वैसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश। जैसे विस्थापन है तो विस्थापन का प्रारंभिक बिंदु भी पता है और हमें क्या है, अंतिम बिंदु भी पता है। तो ये कैसा सदिश हो गया, ध्रुवीय सदिश। बल है तो किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका प्रारंभिक बिंदु भी पता है और अंतिम बिंदु भी पता है। तो वैसे सदिश जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पता हो, तो वैसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे वेग, बल, त्वरण, ये सारे सदिश जो है, इसका जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो कि किस पॉइंट पे लगाया जा रहा है, वैसे सदिश जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, पता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवीय सदिश कहेंगे। दूसरा क्या होता है, अक्षीय सदिश। क्या होता है, तो वैसे सदिश जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिटरमाइंड नहीं हो, मतलब किस बिंदु पर लगाया जा रहा है वो पता नहीं है, लेकिन वो एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस, जो घूर्णन का अक्ष होता है उसके अनुदिश इसका डायरेक्शन होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां पर घूर्णन कर रहा है तो इस घूर्णन का जो इफेक्ट है वो उसके एक्सिस के अबाउट चेंज होगा। उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता नहीं रहता, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता नहीं रहता। और ऐसे सदिश में आते हैं एंगुलर स्पीड, मतलब कोणीय वेग,
उसके बाद आता है कोणीय त्वरण, उसके बाद आता है बल आघूर्ण। ये सब जो भौतिक राशियां जो घूर्णन से आते हैं, इसका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है हमें पता नहीं है। उसका अक्ष पता है कि इस घूर्णन के इस अक्ष के अबाउट क्या कर रहा है, वो घूर्णन कर रहा है। तो इसका हमें क्या पता है, घूर्णन का अक्ष पता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता नहीं है किस बिंदु के सापेक्ष घूम रहा है। यहां पर हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब किस बिंदु पर लगाया जा रहा है वो पता है, इसका फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पता है, लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ पता नहीं रहता है। तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो अक्षीय सदिश का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। फर्दर हम लोग आगे ध्रुवीय सदिश को ध्रुवीय सदिश के बहुत सारे टाइप है, उसमें से कुछ टाइप अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्रुवीय सदिश का जो पहला टाइप है वो हम लोग पढ़ते हैं समांतर सदिश। क्या पढ़ते हैं, समांतर सदिश। ये समांतर सदिश क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो समांतर सदिश क्या है, तो वैसे दो सदिश जिसका डायरेक्शन एक ही ओर हो, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो वैसे दो सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर सदिश कहते हैं। वैसे दो सदिश जिसका डायरेक्शन सेम हो, जो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा हो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे दो सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर सदिश कहते हैं। यहां पर वेक्टर ये भी जो हो गया वो पैरेलल वेक्टर हो गया, किसके, पी क्यू के। क्यों, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। पैरेलल वेक्टर जो है इसके बीच का जो एंगल होता है, दो समांतर सदिश के बीच का जो एंगल होता है, थीटा होता है, वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये बात याद रखना कि दो समांतर सदिश है तो उन दोनों सदिशों के मध्य जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद दूसरा सदिश आता है समान सदिश। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल वेक्टर। क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, तो वैसे दो सदिश जो समान भौतिक राशि को व्यक्त करता है, समान भौतिक राशि को व्यक्त करता है तथा जिसका परिमाण एवं दिशा समान हो, वे दो सदिश जो समान भौतिक राशि को व्यक्त करता है तथा जिसका परिमाण और दिशा क्या होता है, एक ही होता है, बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। मतलब अपने पास दो सदिश है, मान लो एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर क्या है, पी क्यू है। तो यहां पर यदि ये हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा कि ए बी का जो परिमाण होगा, मतलब मोड ए बी जो होगा वो क्या होगा, मोड पी क्यू के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। और दूसरी बात क्या होगा कि यदि ये मान लो वेग है तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेग। यदि ये बल है तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बल। इक्वल वेक्टर मतलब समझ में आ रहा है कि वैसे दो सदिश जिसका परिमाण क्या हो, समान हो, मतलब बराबर हो, और जिसका डायरेक्शन भी क्या हो, एक ही ओर हो, और दोनों एक ही भौतिक राशि को क्या कर रहा हो, व्यक्त कर रहा हो, तो वैसे दो सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। और यहां भी जो दोनों सदिशों के मध्य का एंगल होगा वो कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो ये हो गया आपका समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समांतर सदिश और समान सदिश में क्या अंतर है? तो यहां पर ये भी और पी क्यू जो है वो अलग अलग भौतिक राशि भी हो सकता है। मतलब ये यदि वेग है तो ये क्या हो सकता है? बल है। बस दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। बात समझ में आ रहा है? इसका परिमाण भी क्या है? अलग अलग है। मतलब मोड ये भी हो भी सकता है पी क्यू के बराबर और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये समान सदिश। लेकिन यहाँ क्या है? मोड ए बी और पी क्यू बराबर होगा और दोनों समान भौतिक राशि को व्यक्त करेगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो ये है अपना क्या? समान सदिश, इक्वल वेक्टर। उसके बाद आता है प्रति समांतर सदिश। तीसरा क्या आता है? प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश क्या है? ध्यान देना। प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, इसको हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल। क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? प्रति समांतर सदिश क्या होते हैं? तो ऐसे दो सदिश जो अपोजिट डायरेक्शन में कार्यरत हो, जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा हो? कार्य कर रहा हो। बात समझ में आया? एक दूसरे के समांतर होगा लेकिन क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ऐसे दो सदिश को हम लोग क्या कहेंगे? प्रति समांतर सदिश कहेंगे। यहां पर जो है ए बी वेक्टर जो है वो पी क्यू के क्या है? ए बी वेक्टर जो है वो पी क्यू के क्या है? अपोजिट है। दूसरी बात, यहाँ ए बी और पी क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, मतलब परिमाण बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये वेक्टर क्या कहलाते हैं? प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। यहाँ जो डायरेक्शन होता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और ये समान राशि भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा में विपरीत सदिश। क्या आता है? विपरीत सदिश। इसको हम लोग कहते हैं ऑपोजिट वेक्टर। क्या कहते हैं? ऑपोजिट वेक्टर। यह ऑपोजिट वेक्टर क्या है? तो ऑपोजिट वेक्टर हम लोग ऐसे दो वेक्टर लेते हैं जिसका परिमाण जो है ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर क्या है? तो ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण बराबर हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो, और दोनों सदिश एक ही वेक्टर को, एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करें। वैसे दो सदिश जिसका परिमाण बराबर हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो, और दोनों सदिश एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करे, तो वैसे वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? ऑपोजिट वेक्टर। और यहां पर ए बी और पी क्यू जो है ये ऑपोजिट वेक्टर है। यहां पर जो डायरेक्शन होता है वो क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी इक्वल टू माइनस पी क्यू वेक्टर। इसको वेक्टर का नेगेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। इसका एक और नाम क्या है? ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ रहा है क्या? यहां पर दोनों का जो परिमाण होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। और दोनों के मध्य जो एंगल होगा थीटा, वो क्या होते हैं? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल में भी थीटा जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण होगा एंटी पैरेलल में, मतलब प्रति समांतर सदिश में, वो कितना होगा? 180 डिग्री। बात समझ में आया क्या? उसके बाद पांचवा वेक्टर जो है वो है संरेखीय सदिश। क्या है? संरेखीय सदिश। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं
कोलिनियर वेक्टर। क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ये संरेखीय सदिश क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा में, जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा में कार्यरत हो, तो ऐसे दो सदिश को क्या कहते हैं हम लोग? संरेखीय सदिश। यहां पर संरेखीय सदिश का डायरेक्शन समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां पर आपके पास तीन सदिश है, ए बी, पी क्यू और आर एस। अपने पास ये तीन सदिश है, तो ए बी, पी क्यू और आर एस जो है वो एक ही लाइन में कार्यरत है, एक ही रेखा में क्या है? कार्यरत है। लेकिन कंडीशन क्या है? ऑपोजिट भी हो सकता है और सेम डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा में कार्यरत हो, तो ऐसे दो सदिश, वैसे सदिशों को हम लोग क्या कहते हैं? संरेखीय सदिश कहते हैं। यहां पर ये भी पी क्यू और आर एस क्या हो जाएगा? संरेखीय सदिश हो जाएगा। संरेखीय सदिश मतलब कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद छठा सदिश जो है वो होता है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, समतलीय सदिश। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। ये क्या होते हैं? समतलीय सदिश क्या होते हैं? तो इसके लिए कंडीशन है कि मिनिमम 3 वेक्टर होने चाहिए। समतलीय सदिश के लिए क्या होने चाहिए? मिनिमम 3 वेक्टर। और जब 3 या 3 से अधिक सदिश एक ही तल पर स्थित हो, मतलब एक ही सतह में स्थित हो, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? समतलीय सदिश कहते हैं। जैसे ये सदिश है, ये 3 सदिश ये बोर्ड के तल में यदि कार्यरत है, तो ये तीनों सदिश क्या कहलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर, मतलब समतलीय सदिश कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो कोप्लेनर वेक्टर समझ में आया? तो ये थे सदिश के प्रकार। बाकी और सारे बहुत सारे प्रकार हैं, आइए जानते हैं। इसके बाद आता है छठा के बाद 7वां में एक आता है इकाई सदिश। क्या आता है? इकाई सदिश। इकाई सदिश, इकाई सदिश। इसको हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश को एकांक सदिश भी कह के लिखा रहता है। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण क्या हो? एक हो, और वो सदिश केवल डायरेक्शन को बता रहा हो, किसी में वेक्टर के केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वैसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सदिश कहते हैं। और मान लो अपने पास कोई एक वेक्टर है ये, और इस वेक्टर का इकाई सदिश लिखना, तो इस वेक्टर का जो इकाई सदिश होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ए कैप। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कैप। इसको क्या पढ़ते हैं? ए कैप। ये पर कैप लगा हुआ है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इकाई सदिश को। और ये कैप की खास बात क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और यदि कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और इसका इकाई सदिश लिखना है, क्या लिखना है? इकाई सदिश। तो इसका इकाई सदिश ये कैप हो जाएगा, और ये कैप का जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर ये डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ये। मतलब वेक्टर ये और ये के परिमाण को, सदिश ये और ये के परिमाण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सदिश कहते हैं। और ये वेक्टर केवल डायरेक्शन को बताता है। इकाई सदिश जो होता है वो यूनिटलेस होता है। क्या होता है? यूनिटलेस, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे मान लो ये का मात्रक न्यूटन हो, ये किसी बल को रिप्रेजेंट कर रहा हो और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। तो ये कैप का जो मात्रक होगा इसका कोई मात्रक नहीं होगा, केवल ये डायरेक्शन को बताएगा। किसके डायरेक्शन को बताएगा? तो वेक्टर ये के डायरेक्शन को बताएगा। तो ये एक मात्रकहीन राशि होती है और विमाहीन राशि होती है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। कोई दिक्कत तो नहीं है?
यह है इकाई सदिश। इकाई सदिश समझ में आया। उसके बाद आता है नल वेक्टर, शून्य सदिश। क्या आता है? शून्य सदिश। इसको हम लोग कहते हैं नल वेक्टर, शून्य सदिश या जीरो वेक्टर। ये नल वेक्टर क्या होते हैं? तो जैसे मान लो अपने पास दो वेक्टर है, ये और माइनस ये, तो दो वेक्टर को माइनस करेंगे, बराबर वेक्टर है और उसको माइनस करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? जीरो। लेकिन जब दो वेक्टर को घटाएंगे तो कैसा? वेक्टर को घटाएंगे तो वेक्टर ही आएगा। तो वेक्टर राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए जब जीरो आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जीरो वेक्टर लिखते हैं। और इसका कोई एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता, इसका डायरेक्शन जो होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है। मतलब हम लोग इसके डायरेक्शन को निश्चित नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। और इसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य वेक्टर कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो शून्य पर ऐसे एरो लगा देते हैं। और ये कहां रिप्रेजेंट करेंगे? समझ में आ गया? जैसे दो वेक्टर को जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए अपने पास? जीरो। तो केवल जीरो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? जीरो वेक्टर लिखेंगे। तो यह था शून्य सदिश।